नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज एक मर्डर मिस्ट्री के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, जिसके लिए बहुत बार हमारे बिहार के दर्शकों ने अनुरोध किया था। आपने कमेंट्स में देखा होगा, बहुत बार ये मुझसे कहा गया कि शिल्पी जैन की मर्डर के बारे में ज़रूर कुछ बताइए। तब से मैं शिल्पी जैन मर्डर के बारे में तमाम जो खबरें मैंने देखी, उसके बाद मुझे सीबीआई की वो क्लोज़र रिपोर्ट भी नेट पर मिल गई, जो किसी ने मुझे बताया कहाँ पर उपलब्ध है, वो देख ली मैंने। अफसोस भी हुआ, लेकिन केस के फैक्ट्स के बारे में मैं आज आपको ज़रूर बताऊंगा। बात 3 जुलाई 1999 की है। उस समय की मिस पटना शिल्पी जैन अपने घर से कोचिंग क्लास करने के लिए निकली। रोज की तरह वो बाहर से उसने रिक्शा किया और वो कोचिंग जा रही थी। रास्ते में एक कार ने पहले पीछे से हॉर्न दिया और जब वो मुड़ी तो उसने देखा कि उसके बॉयफ्रेंड गौतम सिंह का दोस्त कार चला रहा था। वो देखते ही मुस्करा उठी और उसके बॉयफ्रेंड का दोस्त भी मुस्कराने लगा। थोड़ी दूर आगे जाके उसने रिक्शे के सामने अपनी गाड़ी रोक दी। शिल्पी गाड़ी से उतरी, उससे थोड़ी देर बातचीत करती रही। उसने पूछा, लड़के ने पूछा, तुम किधर जा रही हो? शिल्पी ने बताया, मैं क्लास करने जा रही हूँ। उसने कोचिंग का पता पूछा। शिल्पी ने कोचिंग का पता बता दिया। उसने कहा, मैं भी उधर ही जा रहा हूँ और चलो मैं तुमको छोड़ देता हूँ। लिफ्ट का ऑफर मिलते ही शिल्पी ने रिक्शा छोड़ दिया और कार में बैठ गई। अचानक कार की स्टीयरिंग उसकी कोचिंग की जगह फुलवारी शरीफ की तरफ मुड़ गई। ये इलाका न केवल पटना का आउटर था उस समय, अब तो फुलवारी शरीफ तक पूरा शहर बढ़ गया है। उस समय ये पटना का आउटर था, बल्कि बहुत सुनसान इलाका भी था। रास्ता बदलने से शिल्पी घबरा गई। पूछा, रास्ता क्यों बदल दिया? लड़के ने जवाब दिया, हम वाल्मी गेस्ट हाउस जा रहे हैं, वहाँ गौतम तुम्हारी राह देख रहा है। गौतम का नाम सुनते ही वो थोड़ा शांत हुई, या जो उसके अंदर बेचैनी थी या घबराहट थी वो ख़त्म हो गई। वाल्मी गेस्ट हाउस गई। शिल्पी की बॉडी आधी रात एक कार में न्यूड हालत में मिली। शिल्पी के बगल में उसका बॉयफ्रेंड गौतम की भी डेड बॉडी वहीं पर मिली। शिल्पी के बॉयफ्रेंड गौतम को जैसे ही ये पता लगा कि शिल्पी वाल्मी गेस्ट हाउस पहुंच गई है, वो बदहवास सा अपनी गाड़ी लेकर वाल्मी गेस्ट हाउस की तरफ बढ़ा। उसके होश उड़ गए थे, क्योंकि उसका सियासत में कनेक्शन था। वो राजनीति में कूदने के लिए बेताब था। इसलिए उसे ये पता था कि वाल्मी गेस्ट हाउस में कौन लोग, यानी नेता नगरी के कौन लोग वहाँ आते हैं और वहाँ किस पर्पज़ से आते हैं, कैसे वहाँ लड़कियाँ बुलाई जाती हैं और वहाँ पर जो नामी नामचीन राजनीति के लोग हैं वहाँ आते हैं। इस बात से वो अच्छी तरह वाकिफ़ था। घबरा गया कि शिल्पी वाल्मी गेस्ट हाउस में कैसे पहुंची, क्यों पहुंची। उसे दरअसल वाल्मी गेस्ट हाउस के ही किसी उसके जानने वाले ने, जहां वो बराबर ने अपनी नेतागिरी के चक्कर में अपने आकाओं के साथ जाया करता था, और ये सुन के ही वो घबराया और भागा कि ये बहुत ही बदनाम गेस्ट हाउस है और किस तरह की अय्याशी का ये अड्डा है, ये गौतम को अच्छी तरह पता था। जब वो वहाँ पहुँचा तो देर हो चुकी थी। शिल्पी के बदन के जो कपड़े थे उनके चीथड़े उड़ चुके थे। 4-5 लोग उसे नोचने की कोशिश कर रहे थे और वो उनसे छोड़ देने की गुहार लगा रही थी। गौतम के वहाँ पहुँचते ही वो गौतम से लिपट गई। हालांकि
दरिंदों ने गौतम के वहां पहुंचने के बाद भी उसे नहीं छोड़ा। कुछ लोगों ने गौतम को पकड़कर पहले उसे पीटा और उसके बाद उसी के सामने शिल्पी से बारी बारी से रेप किया और फिर मार दिया। ये सब गौतम के सामने ही रहा और उसके बाद गौतम के साथ मारपीट कर उसे भी मार दिया गया। दोनों को उसी की गाड़ी में पीछे सीट पर न्यूड अवस्था में छोड़ दिया गया। जब ट्यूशन में काफ़ी टाइम लग गया, ट्यूशन से वापस होने का समय हो गया था और तब भी काफ़ी टाइम बीत गया, तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। ट्यूशन से लेकर ट्यूशन जहाँ वो जाती थी वहाँ से लेकर तमाम जानने वालों के घरों पर इन लोगों ने दस्तक दी। जहाँ टेलीफोन थे, लैंडलाइन फ़ोन ही थे उस समय, वहाँ पर टेलीफोन से जानने की कोशिश की, लेकिन शिल्पी का कहीं पता नहीं लगा। वो हार कर शाम को 7 बजे पुलिस स्टेशन पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने शिल्पी के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस तहकीकात शुरू करती उससे पहले ही रात लगभग 9 बजे सूचना आई कि गांधी मैदान के फ्रेजर रोड के गैराज में कार में 2 डेड बॉडी मिली हैं। दोनों ही न्यूड हैं। लड़के की पहचान युवा नेता गौतम सिंह के रूप में की गई और लड़की की पहचान मिस पटना शिल्पी जैन के रूप में की गई। दोनों ही नोन लोग थे। वहाँ बहुत से लोग पटना शहर के दोनों को पहचानते थे। शिल्पी को इसलिए कि वो कुछ दिन पहले ही मिस पटना हुई थी और गौतम को इसलिए कि वो बड़े अमीर तरीन घर का लड़का था, अकेले यहाँ रहता था और नेतागिरी का चस्का लगा हुआ था। उस समय गौतम सिर्फ पैंट पहना हुआ था, इसके अलावा उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। शिल्पी के शरीर पर केवल टी शर्ट थी, वो भी टी शर्ट गौतम की थी। इसके अलावा वो पूरी तरह से न्यूड थी, बिना निर्वस्त्र थी, उसके शरीर पर और कोई कपड़ा नहीं था। सूचना बाहर आते ही कि गौतम सिंह और शिल्पी जैन के शव मिले हैं, पूरे पटना में सनसनी मच गई। दोनों कपल यानी उस कपल के बॉडी जिस गैराज में मिली थी, घटना की सूचना मिलते ही वहाँ पुलिस से पहले तत्कालीन आरजेडी विधायक साधु यादव के समर्थक पहुँच गए। समझने की कोशिश करिएगा, रीड बिटवीन द लाइंस। और वहाँ वो हंगामा करने लगे, नारेबाजी होने लगी। बीएन सिंह गौतम सिंह के पिता वो एनआरआई थे, वो पूरे परिवार के साथ विदेश रहते थे। 27 साल का बेटा गौतम सिंह पटना में रहता था। ऐसा इसलिए क्योंकि गौतम को नेता बनने का चस्का लगा हुआ था और बिहार में उस वक्त आरजेडी की सरकार थी और राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी। नेचुरली जब वो मुख्यमंत्री थी तो लालू जी जेल में ही रहे होंगे। उनके भाई साधु यादव से गौतम की बहुत अच्छी पहचान थी, गौतम सिंह की। गौतम सिंह को ये उम्मीद थी कि साधु यादव के जरिए उसको राजनीति में एंट्री का मौका मिलेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। परिवार के पहुंचने के पहले ही गौतम का अंतिम संस्कार भी पुलिस ने करा दिया। विधायक के पीछे पुलिस भी वहां पहुंची, यानी पहले विधायक और उनके समर्थक और उसके बाद वहां पुलिस पहुंची। मामला हाई प्रोफाइल था, मरने वाले भी हाई प्रोफाइल और जिन पर शंका थी वो भी हाई प्रोफाइल। इसकी सूचना मैंने बताया आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। लिहाजा पुलिस ने फौरन दोनों लाशों को कार से निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उस वक्त गौतम का पूरा परिवार विदेश में था। वो अकेले यहाँ रह रहा था और परिवार को बिना सूचना दिए पोस्टमार्टम करा दिया गया और दोनों की डेड बॉडी का अंतिम संस्कार भी पुलिस के देखरेख में करा दिया गया। फैमिली गौतम का चेहरा भी नहीं देख पाई। इतना ही नहीं, जिस कार में दोनों की डेड बॉडी मिली थी, पुलिस का एक सिपाही तत्काल ड्राइव करते हुए कार को थाने ले आया। इसके कारण कार के ऊपर आरोपी के जितने भी फिंगरप्रिंट रहे होंगे वो सब मिट गए। शायद इसीलिए उसे फौरन मौके से हटाकर थाने में
पीछे की तरफ ले जाकर खड़ा कर दिया गया। पोस्टमार्टम के आने के पहले अब दो बड़े लोगों का मर्डर हुआ था। एक युवा नेता था, बड़े परिवार का लड़का था, दूसरा एक लड़की थी जो मिस पटना रह चुकी थी। तो पुलिस वालों को घेरा गया, प्रेस उनके पीछे पीछे घूमती रही। खैर, पुलिस ने ब्रीफिंग की और पुलिस ने ये बताया कि ये दोनों ने सुसाइड किया है, लड़का लड़की दोनों ने सुसाइड किया है। कि जब पुलिस से सवाल किया गया कि भाई आपने कैसे सुसाइड बता दिया, इस तरह ये जिस तरह से इनकी बॉडी मिली थी और जो उन पर चोटें दिखाई दे रही थीं, ऐसे में कैसे आप कह सकते हैं कि ये सुसाइड है। तो पुलिस ने कहा कि वो रोज़ इस तरह के केस डील करते हैं उन्हें, और हर मामले में यही होता है। यही जवाब पुलिस का आज भी रहता है। इस तरह के जो अपराध होते हैं और जिसको पुलिस छिपाने की कोशिश करती है, उसमें यही, जब लोग सवाल करने लगते हैं तो वो कहते हैं साहब आपको क्या पता, हम 20 साल से यही कर रहे हैं, हम रोज़ यही देखते हैं, और इसमें अल्टीमेटली यही होता है। ये बड़ा सेट जवाब था पुलिस का, तब भी था और आज भी है। अब तक इस पूरे मामले को आत्महत्या बता रही पुलिस के होश तब उड़ गए जब दोनों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट ने पुलिस के होश फाख्ता कर दिए। रिपोर्ट में दोनों के साथ की गई दरिंदगी की गवाही थी। रिपोर्ट के मुताबिक शिल्पी के साथ गैंग रेप किया गया था। उसके कपड़ों पर एक से ज़्यादा लोगों के स्पर्म पाए गए थे। उसके शरीर को बुरी तरह नोचा गया था। उसके जिस्म पर खरोंच के बहुत ढेर सारे निशान थे, जबकि गौतम को बुरी तरह से पीटा गया था। उसके शरीर पर जूतों से पीटने और जूतों से ही कुचलने के निशान भी पाए गए थे। खैर, उस ज़माने में जो लोग भी पटना में सुधी लोग होंगे, जो पटना के सामान्य ऐसे लोग जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं हो, पढ़ने पढ़ाने वाले लोग, उन सब ने अखबारों की हेडलाइंस देखी होंगी। लगातार ये अखबारों में बताया गया, और जब खोजी अखबार वाले किसी चीज़ के पीछे पड़ते हैं तो एक एक लाइन उसकी निकालते हैं, बताते हैं वो पहले कैसे पहुँचे, वो बाद में कैसे पहुँचे। पहले पहुँचने वाला फलाना था, बाद में पहुँचने वाली पुलिस थी। पुलिस को कितने बजे सूचना मिली होगी, किसने सूचना दी, पहले पुलिस की सूचना देने वाले का ये नाम है। सबसे बातचीत करके मिर्च मसाला लगाकर खूब सजाया गया अखबारों को, और उसमें जो आरोप जनता की तरफ से या अखबारों की तरफ से लगाए गए, वो तत्कालीन सीएम राबड़ी देवी के भाई साधु यादव पर ये आरोप लगा, और साधु यादव को ही शंका की दृष्टि से देखा जाने लगा कि उनके द्वारा या उनके इशारे पर ये दोनों हत्याएं की गई थीं। मामला पटना से या बिहार से निकलकर दिल्ली पहुंच चुका था। उस ज़माने में इस केस की जो चर्चा हुई थी, हमने भी इसे खूब नज़दीक से, खूब अच्छी तरह से इस केस को पढ़ा भी था और देखा भी था। मैं उस ज़माने में लखनऊ में ही पोस्टेड था। खैर, विपक्ष ने इसको मुद्दा बना लिया, और जिनके ऊपर आरोप था वो बस एक लाइन का जवाब जो तब था वही आज भी है, राजनीति से प्रेरित होकर मेरे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। तब भी यही कहा गया। साधु यादव ने भी कहा, रूलिंग पार्टी के तमाम नेताओं ने उनके पक्ष में बयान देकर कहा कि ये सब राजनीति से प्रेरित है। साधु यादव ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। चारों तरफ प्रदर्शन शुरू हो गए। सदन में विपक्ष ने कहर बरपा दिया, हंगामा कर दिया। राबड़ी देवी पर दबाव बढ़ता गया। दबाव बढ़ता देख के उन्होंने सितंबर 1999 को, जुलाई की ये घटना थी, सितंबर 1999 को इस केस को सीबीआई को ट्रांसफ़र कर दिया। सितंबर 99 की जांच सीबीआई ने शुरू की। शिल्पी के डीएनए और फॉरेंसिक रिपोर्ट्स को जांचा। पता चला कि शिल्पी की मौत से पहले उसके साथ एक से अधिक लोगों ने बलात्कार किया है। सीबीआई ने शिल्पी के कपड़ों की जांच की तो उसमें सीमन मिला। दोषी तक पहुंचने के लिए यह बहुत बड़ा क्लू था। सीबीआई के अधिकारियों ने
डीएनए जांच के लिए साधु यादव पर ब्लड सैंपल देने के लिए दबाव बनाया। साधु यादव ने साफ मना कर दिया। अफसरों ने इसके बाद डीएनए की जांच की कोशिश को ही बंद कर दिया। दो एक बार कहने के बाद जब उन्होंने मना कर दिया, सीबीआई ने भी अपनी सारी कोशिशें बंद कर दी। सीबीआई 1999 से 2004 तक इसकी जांच करती रही। इसके बाद उसने पुलिस में एक क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी, जैसा आरुषि के मर्डर केस में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल हुई थी। आरुषि के मर्डर केस में जब सीबीआई कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल हुई तो जज साहब ने कहा कि जितना घटनाक्रम इसमें दिया हुआ है, इससे ये मामला चलाने के लिए या ट्रायल के लिए पर्याप्त है, हम क्लोजर रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लेकिन शिल्पी जैन के मामले में ये नहीं हुआ। क्लोजर रिपोर्ट पेश की गई, एक्सेप्ट कर ली गई। उसके पीछे भी कारण था, क्योंकि तब तक देश में मनमोहन सिंह की सरकार बन चुकी थी और लालू यादव की पार्टी उनकी बड़ी सहयोगी पार्टी थी। सीबीआई के मुताबिक शिल्पी और गौतम की हत्या नहीं हुई, बल्कि उन्होंने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। जरा दिमाग पर जोर लगाइए, सोचिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को विजुअलाइज करिए, केस के फैक्ट्स को जोड़कर देखिए और फिर देखिए सीबीआई ने क्या कहा था। शिल्पी के भाई को ये लगा कि ये अनएक्सेप्टेबल है। शिल्पी के भाई ने इस केस को रीओपन करने की कोशिश की, क्योंकि इस फैसले पर बहुत हंगामा हुआ, लेकिन आगे कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। शिल्पी के भाई प्रशांत जैन ने इस फैसले के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते थे। उन्होंने इस बाबत रिट पिटीशन भी फाइल की, लेकिन 2006 में प्रशांत का घर के बाहर से अपहरण हो गया। आप समझ सकते हैं, अपहरण हो गया और पुलिस ने एफआईआर भी इसकी लिखी, लेकिन 2 दिन बाद प्रशांत घर वापस आ गया। लेकिन उसने कभी भी उस रिट पिटीशन को न तो फॉलो किया, न उसकी पैरवी की और सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ दिया। आप ये समझ सकते हैं, ये ठीक वैसा ही है जैसे अतीक अहमद की ज़मानत की एक सुनवाई पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के 10 जजेस ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया, रिक्यूज कर दिया, हटा दिया कि साहब हम इसकी सुनवाई नहीं करेंगे। कारण किसी ने नहीं बताया और 11वें जज ने इसकी सुनवाई की और अतीक को ज़मानत दी। ठीक वैसा ही उस समय भी हुआ जब उसके भाई ने, प्रशांत ने इसकी अपील की, सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल की। अब घर के बाहर से ही उठा लिया गया। 4 दिन बाद आया तो सब उसका मुंह बंद था, सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई थी। कभी भी उस रिट पिटीशन को उसने प्रेस नहीं किया, फॉलो नहीं किया और उसके बाद किसी भी जांच के लिए कोई मांग किसी ने नहीं की और केस अब पूरी तरह से क्लोज्ड है। आप समझिए इसको कि हुआ क्या था आज की घटना। देखिए, केस में मैंने सिर्फ फैक्ट्स बताए हैं, वो फैक्ट्स जिसका उल्लेख सब जगह है, तो आपको कोई शक नहीं हो गया, मेरी सुधी श्रोताओं को अब कोई शक नहीं रह गया होगा कि वास्तव में हुआ क्या होगा। 90 का वो दशक, ध्यान रखिए, मैं 90 के दशक के बारे में बार बार आपको बताता हूँ और 90 के दशक में जो बिहार में होता रहा वो शायद कमोबेश हुआ तो सब जगह, लेकिन जो बिहार में होता रहा वो शायद ही किसी दूसरे प्रदेश में होता रहा हो। राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री थी, लालू यादव जेल में थे और शिल्पी मिस पटना थी। पटना की के सामान्य लोगों को सबको ये जानकारी थी कि उस साल की मिस पटना कौन है। नाम है शिल्पी जैन। उसकी खूबसूरती के चर्चे अखबारों में छपे, उसके अलग अलग पोज में तमाम फोटोग्राफ भी अखबारों में छपे। अब आप अंदाज़ लगाइए कि जब उसकी फ़ोटो छपी होगी तो किस तरह के गिद्धों की निगाह उस पर पड़ी होगी, क्योंकि ये वही समय था जब लालू प्रसाद यादव के यहाँ एक शादी में तमाम गुंडे कार के शोरूम में घुस गए और सारी नई गाड़ियाँ वहाँ से
बाहर निकालकर शादी समारोह में पहुंचा दी। तमाम आप इंटरनेट पे ढूंढेंगे, ये खबरें भरी पड़ी हैं कि शोरूम में से नई नई गाड़ियां निकाली गईं, उसमें साधु यादव का नाम भी है, निकाली गईं और शादी में प्रयोग के लिए वो सब लालू यादव की शायद किसी बेटी की शादी रही होगी। दूसरी खबर ये कि पटना के सारे फर्नीचर के शोरूम, वहाँ पर ट्रकों में फर्नीचर, सोफे, मेज, कुर्सी, डाइनिंग टेबल, ये सब लाद लिए गए एक एक शोरूम से और सब विवाह के पंडाल में पहुंचा दिए गए। और मजाल है कि इस गुंडई की शिकायत किसी ने कभी की हो, मजाल है कि किसी ने इस गुंडई की शिकायत की हो। और ये वही समय है जब आपको ये भी खबरें इंटरनेट पे मिल जाएंगी जब मुख्यमंत्री आवास पर अपहरण की डील होती थी। जिसके यहाँ का आदमी अपहृत होता था वो मुख्यमंत्री आवास पर पहुँचता था कि साहब छुड़वा दीजिए, और फिर वहीं डील की जाती थी। कौन कौन शामिल होता था आप खबरों के बारे में आप चाहें तो नेट पर पढ़ सकते हैं। तो ये वो समय था। अच्छा, खाली बिहार का ही नहीं, उस समय का मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि पूरे उत्तर भारत में ये गुंडई चरम पर थी। अतीक ने एक आदमी का स्किन, उसकी पूरी चमड़ी नुचवा ली प्लास से, पूरे शरीर की चमड़ी, लाश को चौराहे पर फेंकवा दिया। पुलिस को सूचना दे दी कि लाश चौराहे पर पड़ी हुई है, ले जाइए। दिन की बात है, रात की बात नहीं है ये। और उसमें आज तक एफआईआर भी नहीं लिखी जा सकी, हिम्मत नहीं पड़ी किसी की एफआईआर लिखाने की, आज तक नहीं लिखी गई। ये आलम था गुंडई का उस समय में, जिस समय शिल्पी के साथ ये पटना में हुआ था। ये वही समय था जब अतीक के भाई अशरफ ने तब के इलाहाबाद और आज के प्रयागराज में लड़कियों के एक मदरसे में अपने समर्थकों के साथ घुसकर पूरी रात, मुस्लिम मदरसा, मुस्लिम लड़कियां भी थीं, लेकिन लड़कियों के साथ पूरी रात बलात्कार कराया, किया भी और अपने लोगों से कराया भी, मदरसे की बच्चियों के साथ। हाहाकार मचा, कुछ नहीं हुआ। जो कुछ हुआ अभी साल 2 साल में हुआ, उस समय कुछ भी नहीं हुआ। ये वही समय था जब शहाबुद्दीन ने भाइयों को तेजाब से जलवा दिया था। आप उस समय को, उस 90 के दशक का अंदाजा लगाइए कि तो उस समय ये लाजमी था कि जब शिल्पी मिस पटना हुई तो गिद्धों की निगाह लग गई होगी, खद्दरधारी गिद्धों की, सफ़ेद कुर्ते पैजामे वाले गिद्धों की निगाह उस पर जरूर पहुंच गई होगी और सबके मन में कुछ न कुछ उसके प्रति ऐसा आया होगा कि ये हमें करना ही करना है। गौतम सिंह राजनीति में जाने के लिए व्याकुल था, आतुर था, कूदने के लिए बेचैन था, वो भी साधु यादव के जरिए। साधु यादव के यहाँ दिन भर रात भर उनके प्रोग्राम में आना जाना, बड़े बाप का बेटा था, पैसे की कमी नहीं थी, गाड़ियाँ लगा देना और उनके प्रोग्राम करा देना। 24 घंटे वो साधु यादव के साथ ही देखा जाता था। और साधु यादव और शिल्पी के संबंधों को भी, गौतम और शिल्पी के संबंधों को भी साधु यादव ने देखा भी होगा, जाना भी होगा। और ये इस बात की पूरी संभावना है कि उसने गौतम से उसकी गर्लफ्रेंड से मिलने की बात भी कही होगी कि मिलवा दो, और गौतम हो सकता है उसे आशीर्वाद देने के लिए अपने साथ साधु यादव के घर ले भी गया हो। मैं कह नहीं सकता, इसका उल्लेख भी कहीं नहीं है, लेकिन निगाह गिद्धों की कैसे पड़ी वो उसमें एक ये तरीका था। तो कार को शोरूम से खिंचवा लेने वाले को ये लगता था कि उसके इस बाहुबल के सामने शिल्पी जैन की कोई हैसियत नहीं है, सो शिल्पी को भी उसने खिंचवा लिया गौतम के एक दोस्त के माध्यम से। हो सकता है उसने कई बार ट्राई किया हो। और जब गौतम भाग के गया और उसने राजनीति की सच्चाई को अपनी आंखों से देखा कि दरअसल राजनीति क्या है,
तो उसकी आंखें फोड़ दी गईं, जान से मार दिया गया। अब आप ये समझिए कि नारायण दत्त तिवारी सरीखा कद्दावर राजनीतिक व्यक्ति, उसने भी एक जो दत्तक पुत्र थे उज्जवल जिनका नाम था, पुत्र वो मानते नहीं थे और उसकी माँ कहती थी कि ये इन्हीं का पुत्र है, तो डीएनए का सैंपल लेने से उन्होंने भी मना कर दिया। केंद्रीय मंत्री रहे, उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन एजेंसीज ने उनके ब्लड का सैंपल निकलवा ही लिया और उस लड़के से जो अपने आप को नारायण दत्त तिवारी का लड़का कहता था, उससे मैच भी करा दिया। उन्होंने उसे अपना पुत्र मान भी लिया। साधु यादव का कद नारायण दत्त तिवारी के आसपास भी कहीं नहीं था, लेकिन एक बार उसने मना कर दिया, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि उसके ब्लड सैंपल को उससे लिया जाए। तमाम लीगल तरीके भी थे, लेकिन सीबीआई ने उसके बाद ब्लड सैंपल लेने की बात ही ड्रॉप कर दी और ये सब बिहार में ही संभव था। सीबीआई की बेबसी भी समझ में आती है। मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है, बहुत ढेर सारे ऐसे केसेस हैं, आप नेट पर चले जाइए और सर्च कर लीजिए कि क्लोजर रिपोर्ट्स किन किन केसेस में सीबीआई ने सबमिट की है। एक बार आप उनको अपनी नंगी आंखों से देख लेंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा। उस समय की बेबसी कुछ यूँ थी कि मनमोहन सिंह जी की सरकार थी और लालू यादव जी उस सरकार के बहुत ही प्रभावी भागीदार थे। कैसे सीबीआई ब्लड सैंपल ले लेती? कोई कुछ भी कहे, लेकिन सबको पता है, सब जानते हैं, सबकी समझ में आ रहा था कि क्यों ये ब्लड सैंपल नहीं लिया गया होगा। हजार बहाने हैं इसके, हजार बयान इसमें आ जाएंगे कि भाई आप गलत कह रहे हैं, वो इसकी ज़रूरत ही नहीं थी, सीबीआई ने ये मना कर दिया था, वो मना कर दिया था। क्लोजर रिपोर्ट सीबीआई ने सबमिट कर दी। भाई ने हिम्मत दिखाई कि इसको रीओपन किया जाए, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाए। जैसे ही पिटीशन दाखिल हुई, भाई प्रशांत जैन घर के बाहर से अगवा हो गया, अपहरण हो गया। एफआईआर हुई, 3 दिन बाद लौट आया। उसके बाद उसने कभी आज तक मुंह नहीं खोला। तो शिल्पी और गौतम की सिर्फ मौत नहीं हुई, उस समय बिहार में कानून और संविधान दोनों का अपहरण हो गया था। दोनों आत्माएं आज भी न्याय के लिए भटक रही होंगी। जवान बच्चे थे, 25-26 साल गौतम सिंह की उम्र थी, 27 साल रही होगी, और शिल्पी की भी 20-21 साल रही होगी। कितनी दुनिया उनको देखनी थी, कितना नाम तब तक इनका हो चुका था। तो वो दोनों आत्माएं भटक रही होंगी। अब ईश्वर या ऊपर वाला या खुदा ही उनको, उन दोनों बच्चों की आत्मा को न्याय दिलाएगा और ज़रूर दिलाएगा, और हम और आप ऊपर वाले के इस न्याय को देखेंगे, ज़रूर देखेंगे। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।